हेलो बच्चों, तो आज का टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज ए पॉइंट वेयर टोटल मास ऑफ ए बॉडी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। सेंटर ऑफ मास जो होता है किसी बॉडी का, उसे वो एक पॉइंट कहते हैं जहाँ पे उस बॉडी का टोटल मास एक जगह कंसंट्रेटेड होता है। उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी कैन लाई इनसाइड आउटसाइड सरफेस ऑफ द बॉडी। ठीक। ये होता है कि सेंटर ऑफ मास जो होता है किसी बॉडी का, वो इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है, या उसके बॉडी के सरफेस पे हो सकता है, वो लाई कर सकता है। पोजीशन ऑफ ए सेंटर ऑफ मास डिपेंड ऑन शेप ऑफ द बॉडी। पोजीशन, सेंटर ऑफ मास का कोई पोजीशन जो होता है उसका डिपेंड वो किस पे करता है, तो बॉडी के कैसा शेप है, किस तरह का वो बॉडी है, डिस्क है, रिंग है, सॉलिड, सेमी सॉलिड है, स्फीयर है, कुछ भी हो सकता है। तो उसका पोजीशन जो होता है सेंटर ऑफ मास का, तो कहाँ कैसे डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है उसका शेप ऑफ द बॉडी। ठीक। फॉर सिमेट्रिकल बॉडीज इट्स जियोमेट्रिकल सेंटर इज सेंटर ऑफ द मास। फॉर सिमेट्रिकल बॉडी इट्स जियोमेट्रिकल सेंटर इज सेंटर ऑफ मास। कोई सिमेट्रिकल बॉडी है, सिमेट्रिकल बॉडी अगर कोई है, तो उसका सेंटर ऑफ मास जो होता है वो ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ जो होता है, उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होता है वही उसका सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास विद इन बॉडी एंड क्लोजर टू द हैवियर मास। ये कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास जो होता है डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे। वो कहाँ करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है विद इन बॉडी एंड क्लोजर टू द हैवियर मास। और क्लोजर टू द हैवियर मास वो कहाँ और डिपेंड करता है क्लोजर टू द हैवियर मास। जैसे कोई हम ये डिस्क ले लिए, अगर हम इसका इतना पार्ट काट के हम निकाल देंगे, तो इसका अगर पहले यहाँ सेंटर ऑफ मास इसका जो है बीच में लाई कर रहा है, और फिर इसके बाद जब हम इसको बीच में से काट के निकाल देंगे तो कुछ इस तरह का हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा खाली, जिसकी वजह से जो सेंटर ऑफ मास इसका है पहले सेंटर में था, अब जो है ये सेंटर ऑफ मास खिसक के किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में। तो इसीलिए कहते हैं कि जो इसका सेंटर ऑफ मास है, इसके सेंटर ऑफ मास बॉडी का, जब ये अगर कोई चीज हट जाए यहाँ से, उसका मास थोड़ा सा इतना मास काट के हम हटा देंगे, तो उसके वजह से इसका सेंटर जो होता है हैवियर वाले का, क्योंकि ये सॉलिड भरा हुआ है, ये सब ये खाली है, ये सब भरा हुआ है, तो इस साइड में उसका सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट हो जाएगा कहीं। तो इसलिए कहते हैं क्लोजर टू द हैवियर मास के साइड में वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं मास मूवमेंट पे। तो मास मूवमेंट क्या होता है, मास मूवमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, मास मूवमेंट इक्वल टू मास इनटू पोजीशन। ये कह रहा है डिफिनेशन। ठीक। मास और पोजीशन वेक्टर का प्रोडक्ट है। ठीक। तो इसको m इनटू पोजीशन को r लिख देंगे। ठीक। तो ये हो जाएगा मास मोमेंट। अब मास मोमेंट फॉर सिस्टम ऑफ n पार्टिकल। अब कोई n पार्टिकल होगा तब कैसे हो, क्या होगा मास फॉर सिस्टम ऑफ n पार्टिकल। अब n पार्टिकल होगा तो मास मोमेंट क्या होगा, तो टोटल मास मोमेंट इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस mn डॉट 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 mn rn। ठीक। चाहे इसको समेसन mi ri।
ये लिख देंगे। तो ये n पार्टिकल के लिए, सिंगल पार्टिकल के लिए मास इनटू पोजीशन, तो मास m इंटू आर। ठीक, तो मास मोमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका SI यूनिट जो होता है kg मीटर होगा, और इसका डायमेंशनल फार्मूला जो होता है, फार्मूला इसका m इंटू एल। ठीक, ये हो गया। तो अब आते हैं डिफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे। तो टोटल मास मूवमेंट ऑफ ए सिस्टम और बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज जीरो। वो हमेशा जीरो होता है मास मूवमेंट। जैसे समेशन MI/RI ये किसके बराबर होगा? हमेशा बराबर होगा जीरो के। ठीक, तो M और R जो हो वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट रहेगा तो ये जो पोजीशन है वो मास से क्या होगा? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक, तो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल और ये कांस्टेंट है तो M1R1 इक्वल टू M2R2 कह सकते हैं। ठीक है, ठीक। अब आते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन इन पार्टिकल सिस्टम के लिए हमें निकालना है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब इसका हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो RCM ये सेंटर ऑफ मास हो गया, ये पोजीशन वेक्टर M1R1 प्लस M2R2 प्लस डॉट 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 करके MNRN। ठीक, और अपन में टोटल मास जो है M1 M2 प्लस MN, ये हो गया हाँ पोजीशन वेक्टर। ये हो गया सेंटर ऑफ मास, निकाल लिए हम। और इसको और किस तरह का समेशन MI/RI अपान में समेशन MI। ठीक, ये हो गया। अब अगर जैसे ये सिस्टम n पार्टिकल के लिए था तो n पार्टिकल सिस्टम के लिए पोजीशन वेक्टर जो है सेंटर ऑफ मास का, इसका इतना होगा। ठीक, अब इसके कहेगा कि जैसे 2 पार्टिकल के लिए निकाल लेते हैं। फॉर 2 पार्टिकल, 2 पार्टिकल के लिए जब निकालेंगे हम, तो RCM जो है पोजीशन वेक्टर जो है M1R1 प्लस M2R2, क्योंकि 2 ही पार्टिकल के लिए करना है, और M1 प्लस M2, ये होगा 2 पार्टिकल के लिए। ठीक, अब इफ M1 M2 इक्वल होंगे तो M कह सकते हैं। ठीक, उस M से एक अलग M ले लेंगे। M1 M2 दोनों यहाँ पे बराबर है, तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर जो है उसका सेंटर ऑफ मास का MR1 प्लस MR2 अपान में 2M। फिर ये M कॉमन लेंगे, R1 प्लस R2 अपान में 2M, तो M से M कट जाएगा, R1 प्लस R2 अपान में 2, ये होगा मिड पॉइंट। ये क्या होगा? मिड पॉइंट पे अगर किसी बॉडी का मास दोनों मास बराबर हो जाएंगे तो उसका पोजीशन वेक्टर जो है सेंटर ऑफ मास वो कहाँ आएगा? उसके मिड पॉइंट पे आएगा। तो अब इफ मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है कंटिन्यूअस हो गया, इससे पहले क्या था? डिस्क्रीट था। मास डिस्ट्रीब्यूशन कहता था, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन जो था उस समय डिस्क्रीट था। अब जो है मास डिस्ट्रीब्यूशन अब कैसा है? कंटिन्यूअस। तो अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है तो अब क्या है? मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है कंटिन्यूअस है, तो एक ये बॉडी बना लिए। ये जो मास है इसको DM, छोटा सा मास ले लिए हैं जिसको हम कहते हैं DM, छोटा अमाउंट का मास है इसलिए DM। ये R हो गया। अब इसको क्या करेंगे? जो पहले हम डिस्क्रीट वाले में करते थे, समेशन करते थे, अब उस यहाँ पे क्या करेंगे? क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है अब कंटिन्यूअस हो चुका है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे करेंगे इंटीग्रल। सेम उसी चीज़ को अब इंटीग्रल कर देंगे।
तो RCM जो होता है, RCM इक्वल टू R वेक्टर और DM बाई इंटीग्रल DM। तो ये जो है इसको, ये जो आ रहा है ये जो है वो मास मूवमेंट हो जाएगा, ये मास मूवमेंट है। और ये अपन में जो टोटल मास है होता है M1 M2 M2, तो जैसे कहते थे M1 M2 M3 वो हो गया। ठीक, ये टोटल मास हो गया, ये मास मूवमेंट हो गया, तो सेम वही चीज हो गया। लेकिन यहाँ पे मास जो है कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके वजह से यहाँ पे इंटीग्रल करेंगे। ठीक, अब इसके एक्सिस के वगैरह में पूछेगा, जो भी एक्सिस पूछेगा यहाँ के आर के जगह पे वो वाले एक्सिस लिख देंगे। जैसे एक्सियम के लिए हमें होगा इंटीग्रल एक्स डी एम अपान में डी एम इंटीग्रल। ठीक, अगर वाई ये वाई सी एम इक्वल टू वाई वेक्टर डी एम अपान डी। अब इसे ही जेड एक्सिस पे जेड। ठीक, तो ये एक्स एक्सिस पे हो गया, ये एक्स एक्सिस के लिए हो गया, ये वाई एक्सिस के लिए हो गया, ये जेड एक्सिस के लिए हो गया। ठीक, तो अब क्या करेंगे, यदि ये जो डी एम मास जो ले रहे हैं ये मास का टोटल बॉडी को हम कंसीडर करें तो क्या होगा, इफ डी एम मास जो है कैपिटल डी ले लेंगे, कैपिटल एम ले लेंगे, कैपिटल एम लेंगे तो ये हो जाएगा टोटल बॉडी। ठीक, टोटल बॉडी का मास जो होगा वो टोटल मास ऑफ बॉडी। ठीक, तो अब इसको किस तरह लिखेंगे, RCM इक्वल टू 1/m, क्योंकि टोटल हो गया, टोटल मास हो गया, तब इसका इंटीग्रल RDM। ठीक, तो अब इसका जो होगा ये टोटल मास रहेगा, तो इंटीग्रल अगर टोटल मास का करेंगे यहाँ पे टोटल मास मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि कितना है 1 किलो 2 किलो अपने हिसाब से हम रख सकते हैं। तो कांस्टेंट का इंटीग्रल वो बाहर निकल जाता है, पूरा जो कांस्टेंट होता है वही चीज बाहर आती है। ठीक, अब ये जैसे पोजीशन वेक्टर होगा, अगर एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में किसी में पूछेगा तो बस यहाँ पे पोजीशन उसका बदल देंगे, बाकी सब वही लिखेंगे। ठीक, तो अब आते हैं, अब कर देखते हैं कि मास डिस्ट्रीब्यूशन कितने प्रकार का होता है। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन 2 प्रकार का होता है, एक देखिए डिस्क्रीट होता है, डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होता है कंटिन्यूअस, जो कि दोनों बता चुका, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन अब ये 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप का ये होता है। एक होगा लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, और ये होगा सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन, और ये हो गया वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन को हम लेमडा से डिनोट करते हैं। सेम मास डिस्ट्रीब्यूशन का डिफिनीशन क्या होता है, तो इसका होता है कि द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट लेंथ, द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट लेंथ। अगर इसका कितना अमाउंट, अगर यहाँ से हम छोटा सा इतना छोटा सा मास ले लेते हैं तो यही बता रहा है कि ये लीनियर है। ठीक, तो द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट लेंथ, एक पर यूनिट लेंथ में कितना मास है वही, उसी को कहते हैं लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो लेमडा इक्वल टू m/l। ठीक, बाई एल, तो ये हो गया अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट लेंथ। अब ये सरफेस में क्या होगा, अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट एरिया, क्योंकि सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। और वॉल्यूम में क्या होगा, तो अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, तो अमाउंट ऑफ मास
पर यूनिट एरिया, ये हो गया सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये होगा वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन में अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। तो अगर हम इसका कोई छोटा सा मास के लिए हम करें तो लेमडा इक्वल टू डी एम बाई डी एक्स, ठीक। तो डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, लेमडा डी एम। ये क्वेश्चन लगाने के लिए फार्मूला होगा, ठीक। बाद में इसका यूज पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो लेमडा है सरफेस वाले में पूछेगा तो सिग्मा हो जाएगा, वॉल्यूम में पूछेगा तो रो हो जाएगा, सेम वही रहेगा। तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है, क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल m1 m2 एज सोन। ये दो पार्टिकल हैं m1 m2 और इसकी दूरी जो है r दिया हुआ है। अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक। तो हम मान के चलते हैं इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, ठीक। सेंटर ऑफ मास इसको हम मान लेते हैं r1 और ये हो गया r2, ठीक। तो r1 जो हो गया, r1 के लिए निकालेंगे तो m1 यहाँ से ले रहे हैं, इसका पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन ये रहेगा, ठीक। तो m1 और इसका पोजीशन m1 के लिए इसका पॉइंट जो हो गया r1 निकालने के लिए इसका पोजीशन जो हो गया 0 होगा, ठीक। फिर m2 और इसका पोजीशन क्या है पूरा, यहाँ से यहाँ तक का पोजीशन दूरी क्या है, r है, r है डिस्टेंस, ठीक। तो ये हो गया r। अब अपान में टोटल मास m1 प्लस m2, तो क्या हो गया m2 अपान में m1 प्लस m2 इंटू r, ठीक। अब इसी तरह r2 के लिए निकालेंगे। r2 क्या हो गया, तो यहाँ से r2 के लिए यहाँ से लेंगे तो m1 यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है r, m1 r प्लस m2, यहाँ पे क्या हो गया पोजीशन इसका 0, इसके लिए पोजीशन 0 हो गया r2 के लिए, ठीक। m1 प्लस m2, तो अब क्या हो गया इसका, यह तो 0 हो गया, तो m1 अपान में m1 प्लस m2 इंटू r, तो ये हो गया r1 और r2, इसका लिखा रहा इतना, ठीक। अब इसको r1 बाई r2 करेंगे। जब r1 अपान r2 करेंगे, जब r1 बाई r2 करेंगे अब तो इसका m1 प्लस m2 और इसका m1 प्लस m2 क्या होगा, कट जाएगा, और ये r और ये r ये भी कट जाएगा। अब क्या बचेगा, m2 अपान में m1, तो m1 r1 इक्वल टू m2 r2, ये आ गया। ये क्या हो गया, ये मास मूवमेंट वाला, मास मूवमेंट दो पार्टिकल के लिए मैं बताया था, वही उसी के इक्वल टू आ गया, ठीक। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है। अब इसको देखते हैं कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसको एक्सिस पे बनाया गया है, जो कि एक्सियम और वाईसीएम पूछ रहा है। तो इसका सबसे एक्सियम और वाईसीएम करने के लिए हमें क्या चाहिए, इन सबका सब पोजीशन का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कोऑर्डिनेट कैसे, ये ओरिजिन हो गया, तो ओरिजिन पे 0 0 हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस पे a है, a डिस्टेंस है, और y पे 0, ठीक। तो यहाँ का m वाले का निकालने के लिए, मतलब इस वाले जगह पे निकालने के लिए यहाँ पे कोई स्पेसिफिक तो है नहीं, लेकिन इसका देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये a/2 होगा, ठीक। तो ये a/2 और इसका जो इसकी जो y एक्सिस की कोऑर्डिनेट क्या होगी, इसकी हाइट। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट कितनी होती है, √3a/2, ठीक। √3a/2 कैसे आया मैं बता देता हूँ। जैसे हमें ये हाइट निकालनी है, तो ये देखो पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा, लग जाएगा पाइथागोरस थ्योरम हम लगा देंगे, जो कि हमको ये निकालना है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये हाइट निकालनी है। तो हाइट का स्क्वायर निकालने के लिए ये हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस a/2, बेस क्या है, a/2 है, क्योंकि ये आधा है, तो a/2, ये a/2,
ठीक। तो a/2 का होल स्क्वायर, तो a² माइनस a²/4, तो 4a² माइनस a²/4, ठीक। तो 3a²/4। अब इसको क्या करेंगे, अंडर रूट निकाल में लेंगे, अंडर रूट में लेंगे, तो अंडर√3a/2, तो यही वाला आ गया ये अंडर√3a/2, ठीक। अब हम सबका कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब हमें निकालना है एक्ससीएम कितना होगा। तो इसका एक्ससीएम निकालने के लिए हमें यहाँ से देखेंगे एक्स वाले के, ठीक। तो एम, ये सबका मास तो एम ही है, एम 0x0 और प्लस एम ए, ये ए वाला हो गया, फिर प्लस एम a/2, जो भी x वाले, यहाँ पे x पे क्या है 0, यहाँ पे x पे क्या है a, यहाँ पे क्या है x पे a/2, ठीक। अपान में पोजीशन, ये क्या है सबका पोजीशन है, कोऑर्डिनेट निकाले हैं तो सबका पोजीशन है ये, ठीक। तो m1 प्लस m2, ये मतलब वो है, मास तो सेम है, फिर क्या होगा प्लस m प्लस m प्लस m, ठीक। m प्लस m प्लस m हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये m जो 0 हो गया, तो ये ma प्लस ma/2 बाई अपॉन में क्या होगा 3m। तो अब क्या होगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे, ये m को कॉमन ले लेते हैं पहले, ठीक। a प्लस a/2 अपॉन में 3m, तो m ये 2a प्लस a बट अपॉन में 2/3m, ठीक। तो m से m कट जाएगा, 2a प्लस a 3a/2 इंटू 3, तो 3 से 3a/2 कितना आएगा, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट a/2, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट जो आएगा a/2। अब ऐसे ही निकालेंगे y वाले का, अब ऐसे y वाले का निकालेंगे, तो YCM इक्वल टू, अब इसमें y एक्सिस का देखेंगे, y कोऑर्डिनेट इसका ये क्या है, y कोऑर्डिनेट ये क्या है, y कोऑर्डिनेट ये, ठीक। अब सबका y कोऑर्डिनेट लेंगे, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट इसका क्या है 0 है, प्लस पोजीशन इसका 0, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये भी 0 है, m0, प्लस इसका क्या है m, पोजीशन क्या है अंडर√3a/2, ठीक, अपान में 3m, टोटल मास m 3m हो जाएगा। तो ये सब 0 हो गया, m√3a/2 अपान में 3m, ठीक। m से m कट जाएगा, अंडर√3a/6 हो जाएगा, ठीक। चाहे इसको और कर सकते हैं, ऊपर नीचे अंडर√3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3a/6√3, तो 1 2 3 1 जा 3 3 2 6 कट जाएगा 2 बार में, तो 2√3, तो ये आएगा उसका y कोऑर्डिनेट। तो इसका टोटल जो है x का कितना आया था, x का कोऑर्डिनेट आया था a/2, और y का कितना आएगा a/2√3, ठीक। अब आते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म बॉडी का। यूनिफॉर्म बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, एक ले लेते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ थिन रॉड। थिन रॉड के लिए निकालेंगे कैसे, देखते हैं। तो एक हम रॉड बना लेते हैं, इसका मास क्या होगा dm, इसकी क्या होगी ये dx, ठीक।
इसका लेंथ है टोटल, इसका रॉड का लेंथ L है और मास M है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे, ये हो गया x, ये दूरी को हम मान लेते हैं x। ठीक, तो ये लेमडा इक्वल टू, क्योंकि लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन है, रॉड है तो लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लेमडा इक्वल टू m/l होता है। ठीक, तो ये dm के निकालने के लिए dm इक्वल टू क्या बताए थे, dm इक्वल टू लेमडा dx। ठीक, ये बताया था मैं पीछे, dm इक्वल टू लेमडा dx। ठीक, तो dm इक्वल टू लेमडा को क्या लिख सकते हैं, m/l इंटू dx। ठीक, अब इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। एक्ससीएम के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं, ये टोटल मास है तो 1/m कैपिटल है, और इसका इंटीग्रेशन जीरो, लिमिट लेंगे जीरो से ये L तक के लिए, लोअर लिमिट जीरो और अपर लिमिट क्या आता है L, x dm। ठीक, तो 1/m लिमिट जो होगी जीरो से L के लिए, x dm के लिए क्या लिखे हैं हम, ml dx। ठीक, तो ml dx ये जो है ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो 1/m ml जीरो से L x dx। तो अब आगे जो है वो m से m ये कट जाएगा, 1/l। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x²/2, जीरो से l, लिमिट जो है जीरो से l तक ले रहे हैं, 1/l, ये 2 जो है बाहर आ जाएगा, तो l² - 0। ठीक, तो l से l कट जाएगा, तो l/ ये इसमें एक बचा l/2। तो इसकी x क्या होगी, x कोऑर्डिनेट जो xcm इक्वल टू क्या होगा, xcm इक्वल टू l/2। ठीक, l/2, और ycm इसका क्या होगा, इसका ycm, क्योंकि y पे कोई चीज है नहीं, तो y इक्वल टू 0, ycm जो होगा, ycm क्या होगा, 0। ठीक, तो इसका टोटल कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखेंगे, l/2 0। ठीक, ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन देख लिए। ठीक, जिसमें दो रॉड हैं, दो रॉड अपना 90 डिग्री पे लगा हुआ है। ठीक, 90 डिग्री पे इसको रखा गया है, और इसका एक्सियम और वाईसीएम पूछ रहा है। मास, जो रॉड का मास है m है और लेंथ l है, दोनों सेम है, इसका भी मास m है और लेंथ l है। तो मास जैसे रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहाँ होता है, l/2 पे। तो ये l/2, वाई एक्सिस 0 इसका होगा, और इसका जो है 0 l/2। ठीक, वाई एक्सिस पे क्या है, l/2। इसका जो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, l/2 पे होगा। l/2 पे। ठीक, तो यहाँ इसका हमें निकालना है। तो एक्ससीएम जो होता है, एक्ससीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, m ये क्या है, फिर l/2 प्लस ये m और ये क्या, 0। ठीक, तो m प्लस m कितना हो जाएगा, 2m। तो ये m, ये तो 0 हो गया, l/2, m से m कट गया, तो l/4 कितना आया, एक्ससीएम कितना आया, l/4। अब ऐसे वाईसीएम निकाल देंगे, वाईसीएम m0 प्लस m l/2 अपन में m प्लस m। ठीक, तो ये हो जाएगा 0, और ये m l/2 अपन में 2m, तो ये कट के mm कट जाएगा, तो l/4। तो इसका भी जो है YCM और XCM दोनों का कितना आएगा, बराबर, l/4।
YCM। ठीक, तो ये हो गया आंसर।